हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप सबको पता है कि हमने हिंदी जो साहित्य है उसके पार्ट्स को पढ़ना शुरू किया है, उसको पढ़ना शुरू किया है और हम उसकी पूरी की पूरी एक क्रमवार श्रृंखला को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने देखा था कि हिंदी के साहित्य को किन किन कालों में बांटा गया है, उनका काल विभाजन क्या है। और हमने आधुनिक काल जो सबसे लास्ट में था, उससे पहले रीति काल, उससे पहले भक्ति काल, उससे पहले आदि काल, यानी आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इस संबंध में जो मोटी मोटी चर्चाएं थी, काल विभाजन था, समय विभाजन था, उसको देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ा तसल्ली से आराम से बैठ जाइए और अपने मोबाइल की स्क्रीन को वाइड कर लीजिए, जैसे वाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी सारा लिखा हुआ है। अगर आप छोटी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आज हम बात करेंगे कि हिंदी का विकास क्रम क्या है, हिंदी कहां से विकसित हुई है, और उसके बाद हम देखेंगे कौन से भाषा के परिवार हैं, कौन कौन से क्षेत्र में वो भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपभ्रंश के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अवहट्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, और हिंदी का विकास क्रम क्या है वो सब समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने ऊपर ही लिख रखा है हिंदी का विकास। देखो, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और उन 3000 भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा है। जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। तो पूरे विश्व में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग परिवारों में रखा गया है, लैंग्वेज फैमिलीज में रखा गया है। तो जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपको बोलना पड़ेगा भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो देखो, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो भारत प्लस यूरोपीय आ जाएगा, भारत और यूरोपीय, यानी भारत और यूरोप के साथ लगती हुई के क्षेत्र की जो भाषाएं का परिवार है वो भारोपीय परिवार है। जैसे आप भूगोल में पढ़ते हैं यूरेशिया। अब यूरेशिया में क्या चीज है, यूरोप और एशिया का एक सीधा संधि हो गई है और यूरेशिया हो गया है। इसी तरह भारत और यूरोप का जो भाषा परिवार है उसको भारोपीय कहा गया है, और उसी परिवार की भाषा है हिंदी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो अलग अलग परिवारों से संबंधित है। तो भारत में मुख्यतः 4 भाषा के परिवार हैं। पहला जो आपने पढ़ लिया है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़ भी बोलते हैं, तीसरा है ऑस्ट्रिक है, और चौथा है चीनी तिब्बती। तो 4 भाषा के परिवार हैं। आपसे पूछ लिया, सीधे बोल देना भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। देखो, भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ज्यादातर, यानी कि जो पश्चिमी भारत है, जो मध्य भारत से ऊपर थोड़ा उत्तर पश्चिमी जो भारत है, यानी कि बिहार आ जाता है, थोड़ा सा एमपी का हिस्सा आ जाता है। एमपी भी हिंदी ही बोलता है, छत्तीसगढ़ और साथ में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ये पूरा का पूरा एरिया, पंजाब भी, ये सब का सब एरिया कुछ इसमें हिंदी बोली जाती है। हिंदी का सारा एरिया है भारोपीय भाषा का परिवार से संबंधित है। दूसरी बात है द्रविड़ का आपको नाम पता होगा कि द्रविड़ कहाँ होते हैं। आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, आप स्थापत्य कला पढ़ेंगे। स्थापत्य कला में आपको 2 चीज पढ़ने के लिए मिलेगी, जो मंदिर निर्माण की पद्धति है, एक नागर पद्धति है, एक द्रविड़ पद्धति है। नागर पद्धति जो उत्तर भारत में मंदिर मिलते हैं, यानी कि ऊपर चोटी होती है ऐसे, और दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं आपने देखा होगा उसमें चोटी ना होके ऐसे, एक आपने दक्षिण भारत की मूवीज में देखा होगा, इस तरह से मंदिर बने होते हैं, ऐसे ऊपर से फ्लैट और इस तरह से बने होते हैं। गोपुरम उनके गेट को बोलते हैं। तो द्रविड़ का सीधे संबंध दक्षिण भारत की भाषाओं से, यानी कि तेलुगु हो गया और कन्नड़ हुआ, उसके साथ में मलयालम हुआ और तमिल हुआ। ये भाषाएं कौन से परिवार की हैं, ये द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिक जो भाषा का परिवार है, इससे संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जितने भी पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में क्या आ जाता है, बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाता है। बंगाल कहाँ में आता है, पूर्वी भारत में ही आता है। उसके बाद जो पूर्वोत्तर भारत है, उन क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं। और चीनी तिब्बती, आपको समझ में आ रहा होगा कि चीन के साथ लगते जो हमारे राज्य हैं, तिब्बत से लगते हुए जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि जो आपका जम्मू कश्मीर है उसकी भाषा है, उत्तराखंड की भाषा है, और
जो आपकी सिक्किम की भाषा है, अरुणाचल प्रदेश की भाषा है, ये जो क्षेत्र पूरा का पूरा माना जाता है ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है पूरा, साथ में उसके कालक्रम को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार है, उसकी एक शाखा है भारतीय ईरानी, यानी भारतीय ईरानी एक शाखा है, और उस शाखा की भी एक उपशाखा है, जिस उपशाखा का नाम है भारतीय आर्य भाषा। यानी भारोपीय भाषा परिवार है, उसकी एक शाखा है भारतीय ईरानी, और उसकी भी एक उपशाखा है भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा जो है उसको 3 कालों में बांटा गया है, या 3 भागों में उसको बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मैंने भारतीय को भा ऐसे लिखे, इसको छोटा कर दिया है, लाघव चिन्ह बोलते हैं इसको, मैंने आपको पढ़ाया था, जो ये छोटा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, एब्रिविएशन के लिए यूज करते हैं उसको, ये है आपका लाघव चिन्ह। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इनमें हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हिंदी का जो विकास क्रम है आपको मैं समझा देता हूं सीधे सीधे। यहां देखो, सब हिंदी का विकास कहां से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, और संस्कृत देव भाषा है। तो भारत में संस्कृत सबसे पहले थी, तो संस्कृत है, संस्कृत से फिर पाली आई, संस्कृत से फिर पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से अवहट आई, और अवहट से आई हिंदी। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सीधे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और इससे सीधे हिंदी, क्योंकि अवहट को आप हिंदी की सेंस में ही ले सकते हैं। ये संक्रमणकालीन एक भाषा के तौर पे इसको देखा जाता है। ये अपभ्रंश और हिंदी के बीच में संक्रमण की तरह से है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये अलग अलग आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा जो है, देखो जो आर्य भाषा हैं 3 कालों में बांटे गए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा में जो सबसे पहले भाषा है वो संस्कृत है। प्राचीन आर्य भाषा में भाषा संस्कृत ही है, संस्कृत है। एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत का टाइम बैठता है 1500 से 1000 बीसी। आपने पढ़ा होगा बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत वो ही संस्कृत है जो हमारे वेदों में वर्णित है। देखो, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूं, जितना मैं आपको बता सकता हूं बताऊंगा। वैदिक संस्कृत में क्या होता है, जो आपके घर में पूजा पाठ होती है, पंडित जी आते हैं, तो वो जो संस्कृत का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ अलग सी संस्कृत है। जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं, तो एक गणेश जी का आवाहन मंत्र होता है, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। उसमें बोलते हैं ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजान गर्भदमात्वमजासि गर्भदम्। तो ये देखो संस्कृत है। ये कौन सी संस्कृत है? ये वैदिक संस्कृत है, वेदों में जो है, और इसका समय 1500 से 1000 बीसी। उसके बाद लौकिक संस्कृत, यानी कि जो जन सामान्य की भाषा बनी, मतलब जो लोगों ने बोली, ये वेदों में थी, ये लोगों ने बोलना शुरू किया। तो वैदिक संस्कृत से थोड़ी आसान हुई लौकिक संस्कृत। लौकिक, देखो मैंने आपको गणेश जी की स्तुति बताई, आवाहन बताया वैदिक संस्कृत में। अब मैं आपको गणेश जी की सामान्य से स्तुति बताता हूं जो लौकिक संस्कृत में है। वो है गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब देखो, इसमें ज्यादातर जो शब्द हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। उमासुतम, शोक विनाशकारकम, ये आपको चीजें समझ में आई होंगी, पर वैदिक संस्कृत में आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी। ये दोनों का डिफरेंस है। अब प्राचीन में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 से 500 बीसी का समय। अब उसके बाद समय आ जाता मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो पहली भाषा आती है वो आती है पाली का समय बैठता है 500 बीसी, यानी कि देखो 500 ईसा पूर्व से 1 एडी। जो 1 एडी है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईस्वी। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो भाषा व्याप्त रही वो पाली थी। और पाली के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा पाली। और दूसरी बात है, पाली बुद्ध की भाषा है। बुद्ध की भाषा होने का अर्थ यह है कि बुद्ध ने
जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेशों को दिया है उसके लिए पाली भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद पाली के बाद जो आगे क्रम बढ़ा मध्यकालीन में ही, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, बार बार इसको रिवाइज करते रहना, नोट्स बना लेना आप अपने। तो प्राकृत में क्या आता है, प्राकृत का समय बैठता है 1 AD to 500 AD, यानी कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो भाषा रही वो प्राकृत रही। और प्राकृत का प्रयोग किसने किया, महावीर की भाषा, यानी कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेशों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा है प्राकृत भाषा। उसके बाद जो आगे चले, आगे जो भाषा आई प्राकृत के बाद वो आई अपभ्रंश। देखो मैंने वहां भी आपको क्रम समझा दिया था। अपभ्रंश आई, अपभ्रंश का जो समय है, अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत, मतलब अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत। अगर आप देखो, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां तक मैं जानता हूं, अगर आप कभी गोवर्धन पर्वत के आसपास गए होंगे तो वहां पे मानसरोवर एक झील है, कभी आपको ब्रज में जाने का मौका मिला होगा, तो वहां पर जो मानसरोवर झील है, मानसी गंगा बोलते हैं, वहां पर उसको चक्रेश्वर तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रेश्वर तीर्थ। पर उसका अपभ्रंश हो गया है, उस चक्रेश्वर शब्द का अपभ्रंश होके चकलेश्वर हो गया है। तो मतलब शब्द कुछ और था, उसमें त्रुटि हुई, उसमें बदलाव हुए और वो किसी और तरीके से बोला जाने लगा, तो इसको बोलते हैं अपभ्रंश। यानी कि फिर अपभ्रंश आई और अपभ्रंश का समय है 500 AD से 1000 AD तक, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो भाषा रही वो अपभ्रंश रही। अपभ्रंश के बाद जो नंबर आया, ये सब देखो मध्यकालीन में कौन सी आ रही है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। प्राचीन में संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। और अपभ्रंश के बाद देखो यहां पे आई अवहट्ट, और अवहट्ट का जो समय बैठता है वो 900 AD से 1100 AD, यानी कि इसका समय क्या बैठ रहा है, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। तो देखो आप पीछे से देखो, एक जहां वैदिक संस्कृत जहां पे खत्म हो रही है वहां से लौकिक संस्कृत शुरू हुई, जहां पे लौकिक खत्म हुई वहां से पाली शुरू हुई, जहां पे पाली खत्म हुई वहां से प्राकृत शुरू हुई, और जहां पे प्राकृत खत्म हुई वहां से अपभ्रंश शुरू हुई। और जबकि जहां पे अपभ्रंश खत्म होनी चाहिए थी वहां से अवहट्ट शुरू होना चाहिए था, पर अवहट्ट वहां से शुरू नहीं हुई। इसने कुछ क्या हुआ, मिक्सचर हुआ, संक्रमण हुआ। तो इसीलिए कहीं कहीं जगह संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सीधे हिंदी लिखा रहता है, अवहट्ट नहीं लिखा रहता, पर दोनों ही सही हैं, दोनों ही विकास क्रम सही माने जाते हैं। तो संक्रमण कालीन इसको माना जाता है। और ज्यादातर जो विद्वानों ने बताया है अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास डायरेक्टली बता दिया है। वो चीज मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का विकास हुआ है, ये पूरा होने के बाद आपको वही मैं आज बताने वाला हूं। तो अवहट्ट का जो समय बैठता है वो 900 AD से 1100 AD के बीच में बैठता है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय आ जाता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें प्राचीन हिंदी है, मध्यकालीन हिंदी है और आधुनिक हिंदी है। कल मैंने आपको बताया था जो आदिकाल है उसका समय बैठता है 1050 से 1350। उसके बाद जो भक्ति काल है उसका समय बैठता है 1350 से 1650। और उसके बाद जो रीतिकाल है उसका समय बैठता है 1650 से 1850। और आधुनिक काल का जो समय बैठता है वो 1850 से अब तक का समय माना जाता है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, प्राचीन हिंदी का जो समय, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी का जो समय बैठ रहा है वो 1100 से 14, लगभग आप ये देखो कि आदिकाल के समय से मैच होता हुआ समय है। यहाँ पे 1100 से 1400 दिखाया है और आदिकाल में दिया है 1050 से 1350। तो आप कह सकते हैं कि आदिकाल में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है वो प्राचीन हिंदी है। उसके बाद मध्यकालीन का देखो समय 1400 से 1850 दिखा रहा है, यानी कि मध्यकालीन हिंदी में हमारे 2 काल साहित्य के ऐड हो चुके हैं। वो है एक भक्ति काल जो 1350 से 1650 तक है, और दूसरा रीति काल जो 1650 से 1850 के बीच में है। तो मध्यकालीन कौन कौन से काल की भाषा है, भक्ति काल की भाषा है और रीति काल की भाषा है। और फाइनली जो आधुनिक हिंदी है 1850 से अब तक। तो ये पूरा का पूरा विकास क्रम है हिंदी का, कि हिंदी कैसे पैदा हुई। और फाइनली जो सूत्र निकल के आया वो ये है, 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। अब आपसे कोई पूछेगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, और अगर आप इसको अवहट्ट को हटा भी दें, सीधे अपभ्रंश से हिंदी लेके जाएं तो भी सही है।
अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, अब हम अपभ्रंश के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश से कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अपभ्रंश जो शब्द है इसका अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश शब्द का जो अर्थ है, जो अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है पतन। और अपभ्रंश का जैसे हम आपको समय बता के आए हैं कितना, 500 एडी से 1000 एडी, यानी कि 500 से 1000 ईस्वी तक का समय है। अब इसके बाद इसके रचनाकार आपको 2-3 पढ़ने जरूरी है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले रचनाकार हैं स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नाम है जो आपको याद होना चाहिए। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। देखो वाल्मीकि किसमें है, वाल्मीकि है संस्कृत में, वाल्मीकि है संस्कृत में। और पहला जो महाकाव्य है जो रामायण के नाम से वो लिखा गया है। रचनाकार स्वयंभू है, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि। और इनकी रचना है परमचर्यु। परमचर्यु जो कि एक राम काव्य है, मतलब राम जी से संबंधित एक काव्य लिखा गया है जिसका नाम परमचर्यु है। और ये किनका है, ये स्वयंभू ने लिखा है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट नाम है सरहपा और कणहपा। ये 2 सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्धों से संबंधित इनका नाम माना जाता है। सरहपा के बारे में एक चीज और भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। तो 4 नाम इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू, सरहपा, कणहपा और धनपाल। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। और इनकी रचना है परमचर्यु जो कि एक राम काव्य है। धनपाल एक नाम आता है जिनकी रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा, और भविष्यत कहा क्या है, जो अपभ्रंश है इसका प्रथम प्रबंध काव्य है। आपसे पूछा जाएगा कि अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा भविष्यत कहा। और ये किसकी रचना है, ये धनपाल की रचना है। उसके बाद अवहट्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अवहट्ट क्या है, अवहट्ट क्या है, अपभ्रष्ट है। अवहट्ट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपभ्रष्ट होता है। अपभ्रष्ट का मतलब वही, उसका मायने बदल जाना और उसका विरूप हो जाना, उसका मतलब अपरूप हो जाना, एक कुछ और। जैसे मैंने आपको बताया कि चक्रेश्वर का चकलेश्वर हो गया है। तो देखो पहले ही अपभ्रंश है और उसका भी क्या हो गया है, अपभ्रंश से भी आगे जाके बिगड़ गई है बात। यानी कि पहले तो अपभ्रंश हुआ, किसी अच्छे शब्द का अपभ्रंश हुआ और उसका भी अपभ्रंश हुआ, तो ये हुआ अवहट्ट। और अवहट्ट को क्या बोला जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश। यानी कि कोई भाषा बिगड़ गई और कोई रूप धारण किया फिर वो भी बिगड़ गई, तो वो कहलाई अवहट्ट। और अवहट्ट को क्या बोला जाता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। ये दोनों नाम आपको याद रखने, ध्यान से समझना है। समय 900 से 1100 एडी। रचनाकार कौन इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनकी रचना है सन्नेह रासय। सन्नेह रासय इनकी रचना है, जिसको आप हिंदी में नॉर्मली समझ सकते हैं संदेश रासक। अगर पेपर में सन्नेह रासय आ जाए या संदेश रासक आ जाए तो अब्दुल रहमान आपको लिख देना है, समझ लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद दामोदर पंडित। दामोदर पंडित एक नाम है और दामोदर पंडित की जो रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये इनकी रचना है। उसके बाद एक जो अगला नाम है वो है रोड़ कवि। और रोड़ कवि की जो रचना है वो राउर बेल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का विकास हुआ। यानी कि हिंदी भाषा है उसकी उपभाषाएं हमको देखनी है और उपभाषा के बाद कौन कौन सी बोलियां उनसे विकसित हुई वो आपको बताऊंगा। देखिए, तो अब हम देखते हैं कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का विकास हुआ है और उस हिंदी की किन किन बोलियों का विकास हुआ है। देखो अभी तक हमने देखा है कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी। या आप अवहट्ट को हटा भी दें तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। अपभ्रंश से सीधे हिंदी का निर्माण या उसका विकास विद्वानों ने माना है। तो कौन कौन से अपभ्रंश हैं और उनसे कौन सी उपभाषा का विकास हुआ है और उस उपभाषा की कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है वो समझते हैं। तो देखिए जो मुख्य हैं वो 3 ही अपभ्रंश हैं। शौरसेनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है और मागधी अपभ्रंश है। तो देखो उपभाषा है, भाषा तो हिंदी है तो उस उपभाषाएं हैं और उपभाषाएं फिर बोलियां हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश में
पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी हिंदी आता है, पहाड़ी हिंदी आता है। पश्चिमी हिंदी में जो पहली बोली है वह है कौरवी। कौरवी कौन सी होती है? जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये खड़ी बोली जो है इसको ही कौरवी बोलते हैं। दूसरी जो बोली है वो है हरियाणवी, जो हरियाणा में बोली जाती है वो हरियाणवी। उसके बाद ब्रजभाषा, जो ब्रज का क्षेत्र है ब्रज भाषा बोली जाती है वहां पे। तो ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसने किया है? भक्ति काल में बहुत सारे कवियों ने इसका प्रयोग किया है और सूरदास के जितने भी पद हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में ही मिलते हैं। उसके बाद बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग है और कुछ कुछ उसमें मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र आता है। तो बुंदेलखंड की जो बुंदेली है, बुंदेलखंड में जो भाषा बोली जाती है वो बुंदेली है, वो पश्चिमी हिंदी का ही एक प्रकार है। उसके बाद कन्नौजी, तो कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी से संबद्ध हैं और ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। उसके बाद जो राजस्थानी हिंदी है जो शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है, उसमें 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ये चारों की चारों बोलियां कहां पे बोली जाती हैं? राजस्थान में बोली जाती हैं। उसके बाद शौरसेनी अपभ्रंश से जो तीसरी उपभाषा निकल के आती है वो पहाड़ी हिंदी निकल के आती है। उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और जो कुमाऊं के क्षेत्र में बोली जाती है, उत्तराखंड का एरिया है, उत्तराखंड के क्षेत्र में कुमाऊं माना जाता है और गढ़वाल माना जाता है। तो वहां की जो दोनों भाषाएं हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, ये कहां से विकसित हैं? ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत विकसित हैं और ये शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती है। अर्धमागधी से आती है पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी, अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी आती है। अवधी कौन सी भाषा है जिसमें श्री रामचरितमानस का विकास हुआ है? तुलसीदास जी ने जिस भाषा में रामचरितमानस को लिखा है वो अवधी है। उसके बाद बघेली है और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और आखिरी है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी में सबसे जो ज्यादा सुनी जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा है वो भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। मैथिली भाषा कहाँ होती है? बिहार में जो मिथिला का क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। और बनारस, जो यूपी में है बनारस, जिसको वाराणसी या काशी भी कहते हैं, वहां पर भी भोजपुरी बोली जाती है। तो कुल मिला के ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने आपको हिंदी का पूरा विकास क्रम समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद।